इस वीडियो पे पोस्टनेटल केस स्टडी कैसे भरना है उसके बारे में देखेंगे। कौन सा केसेस भरना है, तो आपको प्री एक्लाम्शिया केसेस मिला होगा, अदरवाइज एक्लाम्शिया केसेस मिले होंगे, राइट। डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज और जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज और हाइपर टेंशन की कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो कार्डियक प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस, समथिंग और अदर जो मदर की पहले प्री एग्जिस्टिंग है वो भी केसेस ले सकता है। फॉर एग्जांपल बीबो है जो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होता है, जैसे प्रीवियसली उसको 3 बार कंटिन्यूसली अबॉर्शन हुआ, वो पेशेंट्स को भी पुपरल सेप्सिस है, okay. And other than that RH incompatibility भी। सो जो केसेस आपको पोस्टनेटल में अबनॉर्मल थे एंटीनेटल पे, वो पोस्टनेटल में क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेली लिखने के लिए आपको केसेस ले सकता है। सो सबसे पहले क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डेटा होता है। उसमें क्लाइंट नेम क्या है, उनका स्पाउस का नेम, हॉस्पिटल नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एज, एजुकेशन, IP नंबर, रिलीजन, ये सब कुछ लिखना है। ऑन एडमिशन, जब भी वो पेशेंट एडमिशन में आ रहा है, उसका पर्सनल हिस्ट्री, जैसे स्मोक कर रही है, नहीं तो दारू पी रही है, ना कुछ सब्सटेंस अब्यूज ले रही है, वो उसके बारे में। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस और HIV, हार्ट डिजीजेस, कुछ भी हो। सर्जिकल हिस्ट्री मोस्टली लाइक abdominal हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है उनके पास, बिकॉज abdominal सर्जरी वो होगा ना, वहाँ स्कार रहा होगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए पूछता है। और लाइक यूट्रस में कुछ भी प्रोसीजर्स किया हो, ना तो पेरिनियम में कुछ किया हो, तो वो लिखना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो होता है, रेगुलर हो रहा है, रेगुलर मतलब हर महीना में हो रहा है, और कितना दिन में हो रहा है, स्कैंटी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो लिखना पड़ेगा। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में मीन्स ये पास्ट हिस्ट्री है, ओके, दिस इज हिस्ट्री मीन्स द प्रीवियस वन, ओके। तो इसमें आपको पूरा लिखना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है। जैसे PPH है, स्टिल बॉर्न, न्यूनेटल डेथ। न्यूनेटल डेथ का मतलब 28 दिन का अंदर में बच्चा मृत्यु हो गया, उसी को बोलता है। और सिजेरियन सेक्शन हुआ वो प्रीवियसली, मिस कैरेज, अबॉर्शन हुआ वो, RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब माँ का RH नेगेटिव थे पहले, तो वो लिखना है, अंडरलाइन करना है। यू नीड टू आस्क एक्चुअली, ओके। ABO इनकम्पैटिबिलिटी मतलब माँ का O ग्रुप है, बच्चे का AB है क्या, उसको पूछना है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं ना। इनकॉन्टिनेंस मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपना आप निकल जाती है, जैसे कासने के समय में वो उस प्रकार की हो जाता है, उसको देखना है। मायोमेट्रिमी, मायोमेट्रियम जो होता है, यूट्रस की जो मिडल लेयर है उसको ऑपरेशन किया हो, कुछ फाइब्रॉइड रहा हो तो इसके किया हो। पेरिनियल टेयर है, उसी के प्रीवियसली हुआ हो। और वेसिको वेजिनल फिस्टुला, वेसिको मतलब जो ब्लैडर रहता है ना सामने, और पीछे जो ये है ब्लैडर, राइट। यहाँ पर वो वेजिना है, इसके बीच में एक फिस्टुला बनती है, कनेक्शन होती है, तो उसका कुछ रिपेयर हुआ हो, एपिसोड में हुआ हो, नॉन सिग्निफिकेंट। आप लोग नॉर्मल लिखते हैं ना, नॉर्मल के जगह में नॉन सिग्निफिकेंट का अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री पूछना है, जैसे माँ का ट्विन डिलीवरी हो, बच्चे को भी हो सकता है, और नहीं तो कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो वो भी बच्चे को भी हो सकता है। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, ना तो ब्लड डिसऑर्डर्स है, वो सब कुछ पूछना है। पास्ट चाइल्ड बर्थ हिस्ट्री में इस प्रकार के टेबल लिखना है। सबसे पहला वाला बच्चा यहाँ पर आएगा, दूसरा बच्चा ये आएगा, बर्थ ऑर्डर भी यही आएगा। मतलब बर्थ ऑर्डर का मतलब ये है, पहला बच्चा पहला हुआ, फिर दूसरा बच्चा सेकेंड हुआ। ये है ईयर, कौन सा ईयर में पैदा हुआ, और सिग्निफिकेंस इवेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा जाएगा। अनइवेंटफुल लिखना है, ओके। अनइवेंटफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है प्रेगनेंसी पे कुछ भी प्रॉब्लम असमाना नहीं हुआ, उसी को अनइवेंटफुल कहता है, ठीक है। लेबर का समय में प्रीटर्म बच्चा था, पोस्टर्म बच्चा था, वो लिखना है। और मेथड्स ऑफ डिलीवरी पे नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, वो लिखना है। सिग्निफिकेंस इवेंट्स ड्यूरिंग द पिपेरियम पे, लाइक ये भी अनइवेंटफुल है, मतलब ऐसे इतना कास्ट नहीं था, PPH नहीं हुआ था, वो नहीं बोल सकता ना, इसलिए एक शब्द में अनइवेंटफुल लिखना है। बच्चा कौन सा था, लड़का था, लड़की था, बर्थ वेट क्या था, ठीक है, वजन लिखना पड़ेगा किलोग्राम्स में। बच्चा जिंदा था, स्टिल पॉर्म था, नहीं तो मरा था, तो वो लिखना है। और अलाइव है तो अलाइव लिखना। ब्रेस्ट फीड अप टू 6 मंथ्स होगा, मतलब ये बच्चा
3 साल की हो रहे होंगे तो उनसे ऐसे ही पूछना ब्रेस्ट फीडिंग कितना तक हुआ, 6 महीने तक हुआ है, वो लिखना है। इम्यूनाइजेशन में सभी टीकाकरण, क्योंकि 1.5 साल के अंदर में ऑलमोस्ट सभी टीकाकरण हो जाता है। तो सपोज 1.5 साल हो चुका है तो ऑल वैक्सीनेशन डन, बस इतना ही लिखना है। सो सपोज अभी करंट प्रेगनेंसी है तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी, अभी तो डिलीवरी हो चुकी है बट फिर भी ये एडमिशन के समय में वो प्रेजेंट प्रेगनेंसी का ये हिस्ट्री लिखना है। जब ये आती है तो एडमिशन के समय में उसको जनरल हेल्थ देखना है। ये सब कुछ आपको फाइल में मिल जाएगा। वो पुअर था, मॉडरेट था, कैसे था, मीन्स कभी कभी कुछ लोग हालत खराब में आते हैं तो पुअर, फेयर, इस प्रकार के आपको लिख सकते हैं जनरल हेल्थ। और BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसे कैसे करना पड़ता है, वेट बाय हाइट स्क्वायर होता है। ओके, वेट सपोज 60 किलो हो और हाइट सपोज 150 सेंटीमीटर हो तो 1.5 इंटू 1.5 इस प्रकार के आपको BMI मिल जाएगा। हाइट कितना है उसको कड़ा करके उसको 8 सेंटीमीटर लेना, वेट लेना, उसका टेम्परेचर लेना, रेस्पिरेटरी रेट लेना, पल्स रेट, BP, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में LMP EDT इम्पोर्टेंट है। और पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जिस दिन में वो पेशेंट आ रहा है कितना सप्ताह क्या है वो लिखना है। सिम्फाइसिस फंडल हाइट, होप सो ऑल ऑफ यू नो दिस। सपोज एक एब्डोमेन इधर है, अम्बिलिकस इधर है, सिम्फाइसिस प्यूबिस इधर है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का या एडमिशन का समय में बेटा ये पोस्टनेटल नहीं है, ठीक है, यहाँ हाथ लगा के यहाँ पर इस स्टेप पे कहीं लिखा होगा तो ये प्रोबेबली जो वीक्स है ना, वीक्स और जो ये फंडल हाइट है दोनों आसपास में आता है, ठीक है, देख लेना 1-2 सप्ताह आसपास में आता है। तो ये है पोजीशन के बारे में देखना है। पोजीशन का मतलब है जो बच्चे को जो हेड है, बस पेल्विस ये है, पोजीशन एल्बो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिट यहाँ पर है, ठीक है, वो पोजीशन लिखना। प्रेजेंटेशन में सेफालिक लिखना, प्रेजेंटिंग पार्ट सपोज इट डिपेंड्स राइट, प्रेजेंटेशन कौन सा वाला प्रेजेंटेशन है, सेक्रम है, बटेक्स है ना, तो वो आपको प्रेजेंटेशन लिखना। प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सेफालिक दोनों एक ही है, सो यू कैन राइट इट प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स। ओके, फीटल हार्ट रेट है ये 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है, थोड़ा ध्यान देके लिखना, ठीक है, कुछ भी एक लिखना, ये नहीं रेंज में लिखेगा। पर वेजिनल एग्जामिनेशन पे सबसे पहले क्या लिखेगा, डायलिटेशन लिखेगा, राइट, और उसके बाद इफेसमेंट लिखेगा। डायलिटेशन कितना सेंटीमीटर तक होता है, 10 सेंटीमीटर तक। इफेसमेंट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होती है, मतलब जो लंबाई है सर्विक्स की लंबाई चेक किया जाता है। 4 सेंटीमीटर है तो 0% है, 3 सेंटीमीटर 75% है, 2 सेंटीमीटर तो 50% है, 1 सेंटीमीटर जो लेंथ मिलती है तो उसका मतलब वो पूरा मर्ज हो चुका है अपर यूट्राइन सेगमेंट के साथ, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा उसको यू हार्ट रेट 25%। सपोज वो लेंथ उतना ही है तो 0 लिखते हैं। ओके, सपोज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ वो देखना है, कितना बजे वो भी लिखना पड़ेगा। उसके अलावा वो लाइकर कैसे था, क्लियर है, नहीं तो मेकोनियम स्टेन, ब्लड स्टेन, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ ऑब्जर्वेशंस पे डिलीवरी नोट्स लिखना है। ओके, डिलीवरी नोट्स कैसे लिखना पड़ता है, अ सिंगल लाइव टर्म बेबी, ओके, अ सिंगल लाइव, बिकॉज बच्चा सिंगल है, डबल है तो डबल लिखना है, ठीक है। द सिंगल लाइव टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी वो लिखना है, प्री टर्म बॉय बेबी है, गर्ल बेबी है वो लिखना है, born with Apgar 9 and 10 at 1 and 5 minutes, इस प्रकार के लिखना है बेटा, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट नोट डिलीवरी, ये नहीं बोलना पेरनियल कह दिया, ये दिया वो दिया, इसका डिलीवरी नोट्स मेन पॉइंट है, बिकॉज हम लोग को 2 ही लाइन लिखना है, बहुत कहानी नहीं लिखना है। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ कौन सा डेट था, टाइम कितना था, उसका बच्चा लड़का लड़की है, मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन है, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी है, बर्थ वेट कितना था, उसको बर्थ ऑर्डर, आई टोल्ड यू नो बर्थ ऑर्डर, बर्थ ऑर्डर मतलब वो माँ को 3 बच्चा हुआ है तो तीसरा नंबर में ये बच्चा पैदा हुआ उसको बोलते हैं बर्थ ऑर्डर। अभी जो हुआ तीसरा नंबर की है, तीसरा नंबर लिखना है। आपका स्कोर में 60 सेकेंड्स में मान के चलो 7
हुआ, क्योंकि उसको मुंह में कुछ सेक्रेशंस वगैरह होता है ना, तो क्लियर नहीं होता है, तो आपका 7 ले सकता है। और उसके बाद 9, आई मीन इसमें 10 आना ही है बेटा, तो ठीक है, 10 स्कोर होना चाहिए, कंडीशन है फेयर। ओके, डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, टाइम ऑफ प्लासेंटा लिखना है, कितना बजे, मतलब मान के चलो जो बच्चा पैदा होने के बाद आधा घंटे के अंदर में इसको होना चाहिए, तो 10 मिनट मतलब 15 मिनट के अंदर में हो जाए, थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। टाइप ऑफ प्लासेंटा मीन्स नॉर्मल भी होता है, राइट, अबनॉर्मल भी होता है, जैसे वेलामेंटस होता है जब मेम्ब्रेन से भरा होगा, सक्सेंचुरेट प्लासेंटा होता है, एक लोग बाहर रहता है, राइट, और बाईपार्टेट होता है, 2 प्लासेंटा होता है, ट्राईपार्टेट होता है, 3 प्लासेंटा होता है, कभी फर्मेंटेशन रिंग, इस प्रकार के बहुत ढेर सारा प्लासेंटा होता है, कौन सा टाइप आपको मिल रहा है वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट राइट नॉर्मल। ओके, प्लासेंटल वेट जो होता है 1/6 होना चाहिए, जैसे बच्चे को वेट मान लो 1/6 का मतलब बच्चे को वेट है ये। ओके, बच्चे का बर्थ वेट कितना है, मान के चलो इसका 3000 ग्राम्स है, मतलब 3 किलो है, राइट, डिवाइडेड बाय 6%, 6 बार क्या होगा 500 होगा ये, राइट, काटेंगे तो 500 होगा। सो ये 500 ग्राम्स होती है, बच्चे को हिसाब नहीं करना, अब जितना अप्रोक्सीमेटली दिख रहा उतना 350 400 इट डिपेंड्स। ओके, वो लिखना है। मेथड ऑफ प्लासेंटल डिलीवरी जो होता है, कौन सा मेथड है, ये है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, मीन्स सपोज यहाँ पर यू प्लासेंटा पड़ी है, राइट, और यूट्रस है ये प्लासेंटा पड़ी है, इसको राइट हैंड में ये पकड़ के गोल करके उसको लेफ्ट हैंड में यहाँ पर हाथ लगाकर इसको कंट्रोल करना है। ओके, पुअर ड्राइंग है यार। ओके, ये लेफ्ट हैंड में हाथ लगा के इसको पुश ऊपर करना है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार की आपको कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से निकलना है। कॉर्ड इंसर्शन जो होता है बैटल डोर है। ओके, कॉर्ड कॉर्ड इंसर्शन क्या होता है, ये प्लासेंटा का जिस साइड में कहाँ से कोने में यहाँ पर इंसर्शन होता है उसको बैटल। कॉर्ड लेंथ 30 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक होता है, दिस इज नॉर्मल, 70 नहीं है, 100 सेंटीमीटर्स तक, बट इतना है, ये एवरेज मीडियम वाला है, तो ठीक है उतना लिख सकते हैं आप, देख लेना पेशेंट को क्या है। कंडीशन ऑफ प्लासेंटा इट्स नॉर्मल। सो ड्यूरेशन ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होती है, पेन से लेकर आपको 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है, इतना ध्यान देना, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो 8 से 12 तक होता है, उसमें वो लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज होता है 2 घंटा होता है ना, जैसे फुल डायलिटेशन हो गया, बच्चा डिलीवरी हो गया, बच्चा डिलीवरी होने तक उसको 2 घंटा होता है। और आपको टाइम ये कितना आवर्स हुआ ये नहीं है, कब स्टार्ट हुआ नहीं लिखा, कितना आवर्स टोटल हुआ वो लिखने के लिए बोल रहे हैं। थर्ड स्टेज होता है वो आधा घंटा होता है डिलीवरी के बाद, प्लासेंटा डिलीवरी तक, ये टोटल आवर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ द मदर आफ्टर द डिलीवरी, तो माँ का टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, ब्लीडिंग स्टेटस, हैवी है नहीं तो नॉर्मल है वो लिखना है। टोटल ब्लड लॉस, एक्चुअली हम लोग मेजर तो नहीं करते हैं, सपोज नॉर्मल हो रहा है 500 लिखना, बीपी ज़्यादा हो रहा है लिखना, ठीक है। पेरिनियल टेयर होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री होते हैं ना, जैसे ये वेजेना है, ये एनस है, राइट, यहाँ पर पेरिनियल बॉडी रहेगी, सो ये इस प्रकार की रहेगी, है ना। तो कभी कभी यहाँ पर फट जाती है, उसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं, और सेकेंड डिग्री पेरिनियल बॉडी में आती है, सेकेंड डिग्री हो गया, और थर्ड डिग्री यहाँ पर एनएस की जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर के साथ फट गया तो उसको थर्ड डिग्री कहता है, फोर्थ डिग्री इंटरनल स्पिंक्टर में फट गया तो इसी को पेरिनियल टेयर कहते हैं, उसी को आपको लिखना पड़ेगा कौन सा वाला, सपोज नहीं है तो एब्सेंट। ओके, सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यूट्रस स्टेटस है कंट्रैक्टेड है या नहीं ये लिखना है। एपिसोटमी टाइप, राइट, राइट मीडियोलैटरल एपिसोटमी, ये कॉमनली करता है, मतलब मीडियोलैटरली करता है राइट साइड में, वही। कंडीशन ऑफ मदर फेयर लिखना है। कंडीशन ऑफ द बेबी टेम्परेचर लिखना, पूछना है, आई मीन करना, चेक करना है। पल्स रेट ध्यान दो, बच्चों का हार्ट रेट ही वैसे पल्स रेट आएगा, ये हार्ट पल्स रेट नहीं है ये, ठीक है, तो 120 to 160 है, ध्यान देना, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट इट्स विल बी नॉर्मली 40 to 60 तक आती है,
तो बड़े लोग का मापी कंपेयर मत करना। लेंथ और हाइट दोनों एक ही है बेटा, हाइट नहीं चेक करते यहाँ पे, इसको काट दो। लेंथ जो सेंटीमीटर है, बच्चों को जो इन्फेंट स्केल में उसको लगाने के बाद उसको लेंथ को चेक करना पड़ेगा, हेड सर्कम्फ्रेंस चेक करना पड़ेगा, ग्लोबुला टू ग्लोबुला, और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस चेक करना पड़ेगा, निपल टू निपल। बर्थ इंजरी मतलब हाथ में कुछ इंजरी हुआ है, नहीं तो कहीं चोट लगी है, कभी डिसलोकेशन हो गया, कुछ ये हो गया, तो वो आपको बर्थ इंजरीज लिखना पड़ेगा कुछ है तो। और कंजेनिटल अनोमलीज में हमें बच्चों में कैटरैक्ट आता है ना, कभी क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, सिंडेक्टाइली, सीनियस ग्रेस, और इस प्रकार की कुछ भी है कंजेनिटल अनोमलीज हो तो वो सीखना है। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली जो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी में 1 आवर का अंदर में होना चाहिए, बट आप सोच समझ के लिखना कब इनिशिएट किया। ओके, प्रेजेंट इलनेस, अभी क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज शी इज अ पोस्ट नेटल राइट, अभी क्या प्रॉब्लम है। सो उसको कुछ पेन तो होगा ना, आफ्टर पेन तो होगा ना। तो ऑनसेट कब हुआ, आफ्टर पेन का क्या होता है, जो डिलीवरी होने के बाद यूट्रस पूरा कंट्रैक्ट होता है, सो दैट वो अंदर की जो प्रोडक्ट्स है वो पुश होके बाहर आ जाएगा, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। सो आफ्टर पेन होगी तो पूछ लेना क्या है, कब तक है, कितना उसको टाइम ड्यूरेशन है उसका, कितना गहरा, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियरिटी कैसे है वो पूछना। प्रोग्रेस क्या, वो बढ़ रही है, नहीं तो रुक रही है, कैसे है, ऐसे पूछना। यूज ऑफ मेडिकेशन, मोस्टली उसका अनाल्जेसिक्स देते हैं, इबुपेरा देता है। ओके, और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मदर, हम लोग ऑलरेडी जब एडमिशन आया था उस समय में फिजिकल एग्जामिनेशन अलग किया, बट अभी डिलीवरी होने के बाद आपको आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। ब्रेस्ट में चेक करना पड़ेगा, ये बबल ही का याद है, ब्रेस्ट, UBBLE, ही बबल ही का बेसिस में है, असेसमेंट है। तो ब्रेस्ट क्या है, एंगोजमेंट हुआ है, नहीं तो निपल का क्रैक है, क्या है वो चेक करना। एंगोजमेंट कैसे पता चलेगा, वहाँ पर पूरा लालपन होगा और टच करने से वहाँ पर उसको दर्द होगी, प्लस गर्म भी रहेगा, ठीक है। यूट्रस कंट्रैक्टेड है या नहीं है वो चेक करना है, कंट्रैक्टेड है तो टेनिस बॉल का जैसे हार्ड होगी। और ब्लाडर आपको सामने से सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर उसका हाथ लगा के देखेंगे, दर्द होगा। सपोज ब्लाडर फुल हो तो वो डिलीवरी के बाद 6 घंटे के अंदर उसको अवॉइड करना ही है, खाली रखना ही है, अदरवाइज उसको ब्लैडर आई मीन यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखना है। बवल है वो पास कर रही है नहीं कर रही, इवन गैस भी पास कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप लगा के देख लेना। लोकिया है उसको पूछना कौन सा रंग की है, लाइक लाल रंग है तो रुब्रा ही होगा, तो रुब्रा लिखना। ओके, इमोशनल स्टेटस, ये है पोस्टपार्टम ब्लूज करके एक वर्ड है ना, पोस्टपार्टम ब्लूज, ये लिखना नहीं है बट मैं बता रही हूँ। पोस्टपार्टम ब्लूज में क्या होता है, वो पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, मतलब बच्चे सो नहीं रहे, रो रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, उसको नींद नहीं पूरी हुई है, ठीक है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कुछ घर का काम और करना है तो पागल हो जाएगी है ना। तो वो होता है, तो वो पूछना है कैसे क्या है, तो इमोशनल स्टेटस सही है, फिर बस करके छोड़ देना, शी इज ऑल राइट, शी इज एबल टू कोऑपरेट विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड द फैमिली, दैट्स इट। ह्यूमन साइंस तो पता है, जो है पैर है ये डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे, यहाँ पर जो नी रहेगा ये यहाँ पर उसको क्लॉट के कारण से वहाँ ये होगा। ओके, तो ह्यूमन साइन है, ह्यूमन साइन में पॉजिटिव होगा, डीवीटी होगा तो वो देखना है। एपिसोटमी और पेरिनियल टेरिफेनी तो वो भी देखना है। सो अलार्मिंग साइंस ऑफ पोस्ट नेटल मदर की ये पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है। ओके, फिलिंग मोर देन 2-3 पैड्स विद इन 20 to 30 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी, ये किसको दर्शाता है, पीपीएच का। फ्री फ्लो ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग वही भी वही है, राइट। फीवर है ना तो ब्राइट रेड वेजिनल ब्लीडिंग इवन आफ्टर द 5th day ऑफ द चाइल्ड बर्थ ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज पीपीएच। ओके, अब वो माइल्ड होता है पीपीएच वो। ओके, सस्टेन्ड रैपिड पल्स मतलब पल्स रेट जो होता है 80 के ऊपर बहुत ही चलते हैं, मतलब 90 हो गया, डिलीवरी के बाद मान के चलो 24 घंटा तक उसको पल्स रेट बढ़ा रहेगा, केवल ज़्यादा नहीं बढ़ा रहेगा, थोड़ा बढ़ा रहेगा, बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो ब्लीडिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट बहुत ही मेहनत करता है। और कंटिन्यूसली चलते रहेगा ना तो वो प्रॉब्लम है, राइट। इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉल स्मेलिंग, बदबूदार जो लोकिया होती है, स्वेलिंग होता है, और टेंडरनेस और वार्मथ और पेन इन द काफ मसल। ओके, काफ मसल में बहुत ही बड़ा दर्द होगा तब।
पेनफुल और ट्रिपलिंग और लीकिंग यूरिन है, वही इनकॉन्टिनेंस कहता है। स्वोलन एंड द टेंडर ब्रेस्ट और सोर निपल है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मोस्टली ठंड के कारण से होता है, तो उसको means bluish discoloration is because of that only. Okay, and feeling unhappy or crying easily or confusion or anxiety, अभी बोला था ना पोस्टमार्टम ब्लूज, उसी के लिए ये है। तो वो रो रही है, कुछ कर रही है, तो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। सिवियर वेजिनल पेन विद 24 आवर्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ, कन्वर्शंस, फिट्स आ रहे हो, नॉन सिग्निफिकेंट है तो सीधे नॉन सिग्निफिकेंट लिखना। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में उसका लेंथ देखना, वेट चेक करना, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड और फॉन्टेनल सूचर्स एंड कैपुट। एक्चुअली आप लोग उधर में आगे में असेसमेंट में कर रहा है, तो उसमें एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगा, बट बच्चा पैदा होता है उस समय में एक इमीडिएट असेसमेंट करता है, बट ये है डिटेल असेसमेंट पोस्ट नहीं चल रहा है। ओके, सो यू आर सपोज टू राइट। सो उसके बाद फॉन्टेनल चेक कर दिया, सूचर्स चेक कर दिया, कैपुट चेक कर दिया, आईज और ईयर्स आपको चेक करना है। ईयर्स में कभी छोटा भी हो सकता है, लो सेट ईयर्स भी होता है। आईज में व्हाट यू कॉल कैटरैक्ट होता है, राइट, कंजेनिटल कैटरैक्ट है ना। तो उसका अलावा भी ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसे उसका आंख में लगेगा, ब्रशविल अपीयरेंस डाउन सिंड्रोम में हो तो वो चेक कर सकते हैं, नहीं तो ब्लीडिंग हुआ क्या वो चेक करना, नेसल में कहीं क्लेफ्ट क्लेफ्ट लैपेट हुआ अच्छे से दिखाई देगा माउथ एंड थ्रोट में, ठीक है। और नेक में कभी नोड्यूल्स होता है, गॉइटर भी होता है बच्चों को पैदा होते समय में, और शॉर्ट नेक भी होता है, मीन्स लाइक क्या बोलता है, बोट शेप में जिस प्रकार के होता है, टर्नर सिंड्रोम में उसका नेक का होता है। ब्रेस्ट निपल एंगॉज्ड हुआ है, कभी कभी किसी बच्चे को मास्टाइटिस होती ही है, ब्रेस्ट एंगॉजमेंट उधर होता है, इट्स बिकॉज ऑफ विथड्रॉल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऑफ द मदर। हार्ट में उसको हार्ट रेट चेक करना है, लंग्स क्लियर है क्या चेक करना है, लिवर और स्प्लीन मेगाली आई मीन हेपेटोमेगाली तो नहीं है, मतलब सूजन तो नहीं है वो लिखना है। अब्डोमेन में कहीं कोई अबनॉर्मल तो नहीं है, गैस्ट्रोकाइटिस, और गैस्ट्रोकाइटिस मतलब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है स्किन का थ्रू बाहर निकल के आ जाता है। ओम्फोलोसिल क्या होता है, वहां पर छेद तो दिखाई देगा एकदम, इंटेस्टाइन आंख में दिखाई देगा, वहां पर चिल्ली से एक अब्डोमेन के ऊपर स्किन हट गया होगा, वहां पर झिल्ली रहा होगा तो उसके नीचे में दिखा रहा है, झिल्ली मतलब पेरिटोनियम है वो लेयर, उसको कवर किया जाए। अम्बिलिकल कॉर्ड उसको चेक करना है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी रेडनेस तो नहीं है वहां पर, फाउल स्मेलिंग तो नहीं है, वो चेक करना है। हिप्स डिसलोकेशन के लिए चेक करना पड़ेगा कमर। एनस में परफोरेट और इम्परफोरेट, परफोरेट मतलब छेद होना चाहिए ना, पोटी करने के लिए तो छेद तो होना चाहिए ना, तो इम्परफोरेट का मतलब कभी कभी कोई बच्चे को पर 4 8, ओके। सो चेत मतलब होता नहीं है तो वो बच्चे को फिर अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, तो वो चेक करना पड़ेगा। एक्सट्रीमिटीज वही 5 उंगलियां इकट्ठा जुड़ जाते हैं, सिंडैक्टाइली कहता है, और पॉलीडेक्टाइली मतलब एक उंगली एक्स्ट्रा। सीमियस क्रेज भी हाथ में दिख सकता है, साइनोसिस भी, अक्रोसाइनोसिस भी दिख सकते हैं। सो अलार्मिंग साइंस ऑफ न्यूबॉर्न में ये भी लिस्ट आउट करना, उसके बाद अंडरलाइन करना। येलो पाम्स और सोल्स, पुलिंग इन द रिब्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब इसको चेस्ट विथड्रॉइंग कहते हैं, मतलब रिब्स का जैसे रहेगा उसका अंदर में स्किन खींचेगा तो कैसे दुबला पतला बच्चा होता है ना, तो कैसे हो, तो सेम थिंग यहाँ पर बच्चा डिस्ट्रेस में रहेगा तो वो खींचा जाएगा। ओके, ब्लीडिंग और ऑर्डर ड्रेनेज फ्रॉम द माना बदबूदार डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ब्लू लिप्स एंड म्यूकोसा, डायरिया, डायरिया का मतलब 8 बार तो बच्चों पॉटी जो करते हैं ना वो डायरिया जैसे दिखाई देगा, बट 8 बार के ऊपर होगा तो उसको डायरिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को झटका आ जाएगा, ठीक है, ठंडा भी ज़्यादा लगेगा, तो हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया मतलब जो टेम्परेचर 97 98 के नीचे होगा तो, राइट, और साथ साथ होगा। नॉट वर्डिंग विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे सुसु नहीं किया 48 आवर्स के बाद में भी। नॉट पासिंग मेकोनी विद इन 24 आवर्स, हुआ सकिंग, लेथार्जी, उठ नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, फेब्राइल कन्वल्शन, झटका भी आते जब फीवर होती है तो। और फीवर विद फास्ट ब्रीदिंग मीन्स फीवर भी है एट द सेम टाइम उसको इतना फास्ट में उसको ब्रीदिंग हो रही है। स्टिफ बॉडी रहेगा, क्राइंग ऑल टाइम, एंड एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, चोकिंग, or cyanosis during the feeds and respiratory distress non significant and others if any specify। सो उसके बाद लिखने के बाद अंडरलाइन करना।
इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। सो कौन सा इन्वेस्टिगेशंस किया है तो वो लिखना है। नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, सपोज हीमोग्लोबिन के यहाँ पर क्लिनिकल क्लाइंट्स फाइंडिंग क्या है, इसमें 9.8 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो भी वो लिखना है, नॉर्मल वैल्यूज पे लिखना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू राइट इट एज 12 to 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। सो रिमार्क से एनीमिया क्या है वो लिखना है। सो कीप राइटिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट ड्रग चार्ट में कितनी ड्रग्स लिख रहे हैं तो 1 to 3 आपको लिस्ट आउट करना है। तो यहाँ पर वो जो ड्रग का नेम है, ट्रेड नेम है, सर जैसे डाइक्लोफिनाक के लिए ओवरान कहता है, ट्रेड नेम वो है ना। तो ट्रेड नेम ओवरान लिखो यहाँ पर, और उसके ओब्लिक डाइक्लोफिनाक, है ना, ये लिखना पड़ेगा। उसका एक्शन क्या है आपको ढूंढना पड़ेगा, लिखना है। और उसका डोज कितना दिया है, मोस्टली 50 to 75 mg होता है, क्या दिया है वो दिखना है। रूट दिखना है, IM दिया, IV दिया, सपोज ओरल दिया पर ओरल लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितना दिया, BD, और कितना बार दिया, राइट, BD TTS इस प्रकार की जो दिया, नहीं तो SOS कुछ दिया। सो उसका इंडिकेशन क्या क्या था वो लिस्ट आउट करना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, ये थोड़ा से ना पेपर को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा के बनना, क्योंकि आपको छोटा छोटा लिख नहीं पाता है। ये ट्रेड नेम का जगह में ये छोटा बना सकते हैं, बाकी जो एक्शन और इंडिकेशन की जगह में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, इसमें क्या क्या क्योंकि नहीं देना चाहिए वो लिखना है। एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट क्या है इसका लिखना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक लिखना है। और रिलेटेड टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मोस्ट ऑफ द postnatal case studies will be related to the uterus only, right? तो आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जिस्ट लिखना पड़ेगा। और एक डिसीज कंडीशन नेक्स्ट आता है। सो इंट्रोडक्शन लिखना, कौन सा डिसीज कंडीशन है, GDM हो, नहीं तो कोई भी प्री एक्लाम्सिया ले रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखना है। और डेफिनेशन उसका क्या है और टाइप्स क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन है। सपोज इफ देयर इज गोइंग टू बी सम डेफिनेशंस आते हैं, आई मीन सम क्लासिफिकेशंस आते हैं, वो लिखना पड़ेगा, है तो लिखना है। अदरवाइज इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स है, ये बुक पिक्चर लिखना है, बुक में क्या लिखा है और तुम्हारे पेशेंट में क्या लिखा है। सो दिस इज द वे यू विल बी एबल टू लर्न ऑल्सो, राइट। सो बुक में क्या लिखा है, ये लिखा है, तो एक बार लिख दिया तुम्हारा माइंड में रह भी जाता है। और पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसका लिखना पड़ेगा। लेकिन प्री इक्लाम्सिया का बहुत लंबा पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। तो उसको ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत नैरो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ऑल इंटरल्यूकिन फैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स। ओके, तो उस प्रकार की जो भी है उसको छोटा करके आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बुक पिक्चर और क्लाइंट पिक्चर लिखना है। और आई एम नॉट टेकिंग पेशेंट पिक्चर नहीं लिखा, पेशेंट नहीं बोलता है, पेशेंट इनको क्लाइंट ही बोलता है। इन्वेस्टिगेशन, बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या करना चाहिए, बट तुम्हारे पेशेंट को क्या लगी है। और ट्रीटमेंट में क्या क्या है वो लिखना है, और पेशेंट का क्या हुआ। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ये बुक पिक्चर है, राइट, ये बुक पिक्चर पूरा है तो वो लिखना है। और प्रोग्नोसिस क्या है ये लिखना है। सो ये है नर्सिंग मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो लिस्ट आउट करना क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या क्या नीड है, पहले उसको दर्द हो रहे होंगे, उसको नींद पूरी नहीं हो रही होंगी, ठीक है। और ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है तो उसको वो बहुत ही भारी लग रहे होंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, अनहाइजीनिक हो रहा है। तो इस प्रकार की जो नीड्स और प्रॉब्लम्स है वो आप लिस्ट आउट करना। उसके बेसिस में आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, सपोज पेन है तो पेन आएगा, तो ठीक है। लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी पहले आएगा। ABC के अनुसार में जो भी इंपॉर्टेंट पहले पढ़ रहे हो वो लिखो, और उसके बाद कम से कम मिनिमम ऑफ केस स्टडी के लिए 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना पड़ता है, राइट। ये नर्सिंग केयर प्लान की फॉर्मेट है। ये भी हॉरिजॉन्टली आपको लिखो, पोर्ट्रेट में मतलब सीधा सीधा लिखेगा तो मुश्किल होगी। सो इसमें ऑनगोइंग असेसमेंट चेक करना है। असेसमेंट में क्या क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पेशेंट क्या बोल रहा है, राइट, और क्या क्या आपको समझा रही है, मतलब उसको दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, ये बता रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप देखते हैं। ओके, अब मैं क्या क्या देखेंगे, इसका मोस्टली सीधा बोलेंगे ये है सिम्टम्स है। ओके, साइंस है, ये आप वाइटल साइंस चेक किया होगा, BP चेक किया होगा, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव में आएगा। नहीं आपने देखा होगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव में आया होगा। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट लिखना है, गोल्स लिखना है। और इंटरवेंशंस में देखो यहाँ पर ये प्लान्ड है। ओके, प्लानिंग में अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन में अलग होता है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन टू बी एडमिनिस्टर्ड,
टू बी, बिकॉज ये फ्यूचर टेंस है, राइट। ये क्यों करना है, क्योंकि उसको जो सैचुरेशन लेवल था टू इंक्रीज द SpO2 टू 95%, राइट। ये रैशनल है, एग्जाम्पल बता रहे हैं तो उस प्रकार ये आपको कोरिलेट करके लिखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड, ओके, एंड दिस इज द वी आर सपोज टू राइट इट। क्या प्लान किया है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो लिखना पड़ेगा। इसमें छोटे छोटे आ जाएंगे, दिस इज द पास्ट टेंस। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, TSPO2 विल बी इंक्रीज्ड, ओके। सो दिस इज द वे नर्सिंग प्रोसेस आपको लिखने के लिए। सो मेक श्योर आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, ओके। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखना है। ये डेट लिखना है, सपोज वो पेशेंट 3 दिन रहेगा, वो बस ओके, एटलीस्ट मिनिमम 3 days भी रहेगा, 2 days भी रहेगा, तो आपको लिखना है कौन सा डेट में आपने। इतना टॉपिक्स है, आपको पूरा तो कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकेशन, हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज फॉलो। मेडिकेशन में उसको क्या क्या मेडिकेशन होती है, कैसे खाना पड़ता है, वो लिख बताना पड़ेगा। हाइजीन में पोस्ट पार्टम हाइजीन है, तो क्लीन एंड नीट उसको ये करने के लिए वो बताना पड़ेगा। डाइट है, कौन सा खाना, आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है। और एक्स्ट्रा डाइट भी करना पड़ेगा बच्चे के लिए, वो बताना पड़ेगा। पोस्टनेटल एक्सरसाइज के बारे में बताना पड़ेगा। फॉलो अप के बारे में कब आना पड़ेगा वो लिखना है, ओके। और डे टू डे प्रोग्रेस है जो नेक्स्ट वाला है, पहला दिन, ओके, मीन्स ये है, ये दिन में आएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, बट डेट क्या है उस दिन की वो लिखना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पहला दिन उसको पेन रहा होगा, नहीं तो ब्लीडिंग रहा होगा, कुछ हुआ होगा, आपने क्या इंटरवेंशन किया है वो लिखना है। एंड शी इज फीलिंग फेयर, मतलब लास्ट में एक लाइन लिखना है, हर कंडीशन इज स्टेबल, ओके, वो लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में या तो स्टेबल हो गए तभी तो वो छुट्टी हो जाएगी, तो वो डे टू डे प्रोग्रेस में लिखना है। So summary and conclusion. So short form पे she came with so and now she had so many problems and then now it is been solved and find करके आपको complete करना पड़ेगा, conclude करना पड़ेगा। रेफरेंसेस, ये है वैंकोवर स्टाइल है, ये इतना याद रखना। ये वैंकोवर स्टाइल मेडिकल में होता है, राइट। ये ऑथर का नाम पहले आएंगे, और ये वीडियो टाइटल नहीं है, दिस इज द टाइटल एक्चुअली, राइट। कोई भी टाइटल है यहाँ पर वो लिखना है। और बिकॉज आपने अनाटमी ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में भी लिखा है, तो कौन सा बुक रेफर किया ये लिखना जरूरी है। नेम ऑफ द पब्लिशर और डेट पब्लिश्ड है, सपोज रहेगा तो डेट पब्लिश कभी कभी December 2022 इस प्रकार के लिखा रहेगा, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दैट। तो ये सपोज आप ऑनलाइन में एक्सेस किया है, उसको एक्सेस ऑन कौन सा एक्सेस किया, मतलब कब ढूंढा आपने, वो डेट भी यहाँ लिखना पड़ेगा। और उसका URL लिख सकता है, नहीं तो आपको वॉल्यूम भी लिख सकता है, सपोज वो जर्नल हो ना, वो पेज नंबर लिख सकते हैं, राइट। सो इट्स ऑल डिपेंड्स। तो आप जर्नल लिख रहे हो तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, बुक अब उसमें भी पेज नंबर आती है। और सपोज आप किताब से ले रहे हो तो किताब को लेकर आपको वहाँ लिखना पड़ेगा पेज नंबर। सो कुछ भी डाउट है तो नीचे लिख देना, सो आई हेल्प, ओके।